Dear students, I am once again in front of you. I am taking your class with a new chapter, Money and Credit. सबसे पहले हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम की। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ऐसा प्राचीन काल में होता था जब किसी प्रकार की मनी नहीं होती थी। इसके लिए ज़रूरी है, एक सबसे एसेंशियल फीचर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इस डबल कोइंसिडेंस वांट का मतलब है कि इसमें सेलर और बायर दोनों ही एग्री हों किसी वस्तु को बेचने और ख़रीदने के लिए। इसी को हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कहते हैं। बार्टर सिस्टम में जो है वस्तुओं को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है किसी भी वस्तु या सेवा के बदले, और इसमें जो दोनों के म्यूचुअल नीड्स को पूरा किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है, एक जूते बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है जो जूते बनाता है, उसे गेहूं की आवश्यकता है तो वो एक ऐसा किसान ढूंढेगा जिसे जूते की आवश्यकता हो। तो ऐसे में जूते बनाने वाला जूते को बेचेगा और उससे जूते के बदले में गेहूं खरीद लेगा, और गेहूं खरीद बेचने वाला व्यक्ति अपनी ज़रूरत की वस्तु जूतों को प्राप्त करेगा। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो मुर्गी पालता है और वो अंडे बेचता है, वहीं दूसरा व्यक्ति फल बेचता है। तो जो फल बेचने वाला व्यक्ति है वो उसे अंडे की आवश्यकता है, तो वह अपने अंडे बेचने वाले व्यक्ति से अंडे लेकर के उसे फल दे देगा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि अंडे बेचने वाले व्यक्ति को भी फल की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके एडवांटेज हैं यानी बार्टर सिस्टम के, इजी टू एक्सचेंज है, इंस्टेंट एक्सचेंज हो सकता है, लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसके डिसएडवांटेज हैं इशू ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। कई बार होता है कि हमारे पास वस्तु है लेकिन दूसरे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसे में हमें उसे ढूंढने में वक्त लगता है और हम अपनी आवश्यकताओं को तुरंत पूरा नहीं कर पाते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। तो थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यानी कि जो वस्तु हैं उनकी कीमत है, वास्तविक कीमत को जान पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही वस्तुओं को बेचना पड़ता है। नेक्स्ट है मनी, जो कि मनी आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वस्तु है। यह एक इंटरमीडिएट का काम करती है और इसके जो सबसे बड़े फ़ायदा ये है कि भाई डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स को ये पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देती है, और इसको हम पूरे देश के अंदर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। इसके एडवांटेज हैं मनी के, ये डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स को रिमूव करता है, और ये इसको रखने के लिए स्पेस की बहुत कम आवश्यकता होती है और इजी टू कैरी होता है। कहीं भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ले जा सकते हैं। जैसा कि पहले के ज़माने में होता था, बहुत ही प्रीशियस मेटल्स के साथ में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के साथ में जो है करेंसीज बनाई जाती थी, लेकिन मॉडर्न ज़माने में ऐसा नहीं है। जो पेपर करेंसी बनती है उसे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। लिक्विडिटी ऑफ करेंसी इज़ ईजियर, यहाँ पे जो इसकी जो लिक्विडिटी है वो भी इजी होती है। और आज के दिनों के अंदर तो जो हमारे पास में मनी है वो उसे फिजिकली कहीं ले जाने की आवश्यकता भी नहीं है, यानी आप सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपके पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, फ़ोन पे जैसी, पेटीएम जैसी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। आप उन्हीं के द्वारा अपने मनी का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रेजेज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आर, इसके अंदर जो डिफरेंट फ्रेजेज है उसमें है एंसेंट फ्रेज, जिसके अंदर हमने बताया कि बार्टर सिस्टम यूज में लिया जाता था। फिर दूसरा मीडिएवल फ्रेज है जिसके अंदर की जो मेटलिक कॉइन्स बनाए जाते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे प्रीशियस मेटल से, वो कॉइन्स यूज में किए जाते थे। उसके बाद में मॉडर्न फ्रेज आता है, और मॉडर्न फ्रेज में जो पेपर करेंसी चलती है वह चलती है मेनली, कुछ सिक्के भी चलाए जाते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर्म ऑफ मनी,
ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी जिसके अंदर ग्रेन्स हैं और आपके कैटल्स हैं। कैटल्स के अंदर स्पेशली काऊ को इसमें माना जाता था जो कि मनी के रूप में, और मेटलिक कॉइन्स होते थे उसके बाद में, जिसमें बहुत सारे आपको मैंने बताया प्रीशियस मेटल से बने हुए कॉइन्स होते थे। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, उसमें करेंसी है, डिपॉजिट विद बैंक्स है, चेक्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी आपने देखी हैं, वो सभी इसके अंदर आते हैं। करेंसी में पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, और करेंसी जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑथराइज्ड बॉडी है भारत के अंदर, आरबीआई ऐसी बॉडी है जो कि इशू करती है करेंसी नोट्स, कॉइन्स वगैरह। और ये जो करेंसी नोट्स होते हैं उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा होता है जिसमें प्रॉमिस की जाती है ना, टू पे द बैरियर द अमाउंट विच इज़ मेंशन्ड ऑन द करेंसी नोट, ये लिखा होता है। और इसका मतलब है कि ये गारंटी देता है कि आपको इतना जो भी इस पे लिखा हुआ है इस नोट पे वो मनी उसको देना होगा। डिपॉजिट विद बैंक्स, इसके अंदर इसमें जो है ये एक अलग तरीके की मनी फॉर्म है जिसको पीपल जो है अपने जो पैसा है उसको बैंक्स में जमा करवा देते हैं और अपना अकाउंट खुलवाते हैं, और इसके बदले में जो बैंक है उन्हें एक छोटा अमाउंट देता है इंटरेस्ट के रूप में। इस तरीके से उनका मनी जो है बैंक में सेफ रहता है और इसके साथ ही उन अकाउंट होल्डर को एक अर्निंग भी होती रहती है। और इसके साथ ही साथ में इसमें प्रोविज़न है कि जब भी कभी आवश्यकता हो तो डिपॉजिटर अपने मनी को निकलवा सकता है। डिपॉजिटर कैन विड्रॉ देयर मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड, और इसी को हम क्या कहते हैं, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। अभी जो है जितना भी मनी एक बैंक के पास में होता है उसका 15% जो होता है वो उसे हमेशा कैश के रूप में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि कभी भी उसे इस मनी को जो है जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी डिमांड आ सकती है कि उन्हें मनी चाहिए तो उन्हें इसको देना होगा। ऐसे समय के लिए उन्हें अपनी पूरी जो एक दिन की जो उनकी जो पूरी अमाउंट होती है बैंक की उसका 15% अपने पास में हर समय रखना होता है। चेक के लिए आप ये पिक देख रहे हैं, इस पिक में देखो लिखा हुआ है पे, व्यक्ति का नाम है, डेट है और अमाउंट है। ये चेक एक आपको इंस्ट्रक्शन देता है, यानी बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस अमाउंट को मेरे अकाउंट से जो जिस व्यक्ति का भी नाम इस पे लिखा है उसे इशू कर दिया जाए। आरबीआई एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो कि नोट्स को इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसी भी आरबीआई के अतिरिक्त किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को करेंसी इशू करने के लिए अलाउ भारत सरकार ने नहीं किया है। इसी के साथ में एक जो है ये लीगलाइज्ड किया गया है रूल लॉ कि भाई जो रुपीज़ है उसको मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में सभी को मानना पड़ेगा। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ ए पेमेंट मेड इन रुपीज़, हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और आरबीआई इसके अलावा सुपरविज़न करने का काम भी करता है फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स की, और वो जो लोन देते हैं फॉर्मल लोन्स जो दिया जाता है उसके ऊपर भी आरबीआई नज़र रखता है। लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक्स, इसमें जो लोन एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जितना भी बैंक्स के पास में जो अमाउंट आता है, जो भी सरप्लस में जिन लोगों के पास में है वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसे को जमा करवाते हैं बैंक में, और जिस भी किसी को आवश्यकता होती है उसे बैंक लोन देने का काम करता है। बैंक जितनी भी डिपॉजिट्स होती हैं एक अकाउंट खोलता है और अकाउंट होल्डर के पैसे को उसमें रखता है। जो एक्सेस पैसा उसमें रखा हुआ होता है उसको जो बैंक है वो लोन के रूप में देने में काम करता है, क्योंकि भारत के अंदर हुज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लोन का जो अमाउंट होता है उसको देने के लिए जो भी नीडी है उसी के साथ उसे ये एश्योरेंस देना पड़ता है कि वह भविष्य में एक्स्ट्रा अमाउंट यानी एक्स्ट्रा चार्ज के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ में इस लिए हुए बोरो किए हुए मनी को वापस करेगा।
इसमें जो पर्सन है जो डिपॉजिट करवाता है बैंक में अमाउंट, उसे डिपॉजिटर कहा जाता है। जो बैंक से बोरो करता है मनी को, उसे बोरोवर कहते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। जितना डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है लोन्स के ऊपर लगाया जाता है। और यही जो डिफरेंस है बिटवीन चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड what is paid to depositor is the main source of income of banks. Two different credit situations in India. इसके अंदर जो है credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment। भविष्य के अंदर पुनः जो उनकी पेमेंट करने के इस दावे के साथ में जो लैंडर है वो नीडी को मनी बोरो करने को देता है या मनी देता है, जिसका वो यूज़ अपने काम में लाता है। लेकिन इस सब के बीच में दो कंडीशंस, दो सिचुएशंस देखने को मिली है कि एक और तो क्रेडिट प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन मैनी सिचुएशंस। जैसे अगर कोई बैंक से लेता है वहाँ पे इंटरेस्ट कम होता है तो उन्हें कम इंटरेस्ट देना पड़ता है और ऐसे में वो इजीली अपने लोन को चुका पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट्स इन सम केसेस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। कई बार किसान जो है लोन ले लेता है अपने किसी भी जानने वाले से, रिश्तेदार से, फ्रेंड से या मनी लैंडर से या फिर किसी बड़े बिल्डर से या किसी और से। ऐसे में लेने पे क्या होता है, उन्हें इंटरेस्ट जो रेट जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है और इस इंटरेस्ट रेट पे जब ज़्यादा देंगे तो उन्हें लोन चुकाने में दिक्कत आती है। कई बार फसल नहीं हो पाती है और जब फसल ठीक से नहीं हो पाती है तो उनके पास ब्याज और जो किस्तें हैं वो चुकाने के लिए पैसा नहीं होता है। ऐसे में वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। टर्म ऑफ क्रेडिट, इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी स्लिप, मॉर्टगेज एसेट, कोलेट्रल, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिडेंस प्रूफ और मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और ये सब चीज़ें होने के बाद में ही आपको बैंक क्रेडिट देता है, इससे पहले नहीं देता है। अब ये कोलेट्रल एक नया वर्ड आ गया है, तो ये कोलेट्रल क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। कोलेट्रल इज़ एन एसेट which is owned by owner and is used as a guarantee to a lender until the loan is repaid। जब तक लोन पूरा नहीं दिया जाता है तब तक के लिए गारंटी के रूप में जो बोरोवर है वो इसे यूज़ करता है, उसी को कोलेट्रल कहते हैं। इसमें लैंड है, हाउस है, व्हीकल है, आपका लाइव स्टॉक्स है, डिपॉजिट्स है जो और आपका इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, गोल्ड है, ऐसी सारी जो इतने भी असेट्स हैं ये सभी इस प्रकार के कोलेट्रल एसेट के एग्जांपल्स हैं। और इस जो गारंटी के अंदर जो ये एसेट रखा जाता है, लेंडर के पास में रिज़र्व रहता है इसका राइट कि वो इसे कभी भी बेच सकता है। अगर आप फेल हो जाते हैं, आप जो बोरोवर मनी है जो आपने बोरो की है उसे रीपे करने में फेल होते हैं, तो ऐसे में जो लेंडर है वो इसे सेल करके अपना पैसा ले सकता है। सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, यहाँ पे जो है दो ग्रुप्स के अंदर आपने बांटा है, एक फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है, दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इसके अंदर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्लूड्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर इसे कहा जाता है। चार्ज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू दैट इनफॉर्मल सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऐसे के अंदर जो बोरोवर है उसे लेस जो है अमाउंट देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। और इनफॉर्मल सेक्टर है जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है मनी लेंडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मर्चेंट,
ट्रेडर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा को। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। इसके अंदर जो है बोरोवर को जो है ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा मनी चुकानी पड़ती है और ऐसे में वो जो है डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक आपके सामने पिक्चर है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो रूरल हाउस होल्डर जो हैं इंडिया के अंदर वो डिफरेंट सोर्सेज से क्रेडिट लेते हैं। जैसे कॉमर्शियल बैंक से 25% लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 27% लोग लेते हैं, यानी 52% लोग ही केवल और केवल जो फॉर्मल लोन है जो लेते हैं। बाकी 48% लोग जो हैं वो लैंडलॉर्ड से, ट्रेडर से, मनी लेंडर से, रिलेटिव फ्रेंड्स से और अदर लोगों से वो जो है बोरो करते हैं मनी और फिर डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके बचाव के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई वो जो है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज़ डेवलपमेंट। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसमें देखा गया है आपने कि जो जितने भी रिच हाउस होल्ड्स होते हैं वो जो है अवेलिंग करते हैं, चीप क्रेडिट पर लोन लेते हैं, है ना, वो चीप क्रेडिट को यूज़ करते हैं। और जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो हमेशा जो है बोरो करते हैं मनी लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, किसी भी रिलेटिव से, मनी लेंडर से, ट्रेडर से, एट्सेट्रा से। बैंक्स और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उनको अपना जो है दायरे को बढ़ाना चाहिए। उन्हें रूरल एरिया के अंदर में भी मनी को जो है देने के लिए और लोन्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने के लिए अपने बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि कि लोग जो हैं इस तरीके के ट्रैप में ना फंसें और उनका जीवन भी अच्छा हो सके और राष्ट्र का भी विकास हो सके। ये बहुत ही ज़रूरी कदम है जो कि होना चाहिए। आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स, इसमें स्पेशली वुमेंस के लिए काम किया जाता है क्योंकि वो घर में रहती हैं, रूरल एरिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। तो ये एक ऐसा आइडिया है जिसके अंदर रूरल पुअर्स और जो स्पेशली जो वुमेंस हैं उनकी जो सेविंग्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। इसके अंदर एक ग्रुप बनाया जाता है 15 से 20 मेंबर्स का, वो ज़्यादा का भी हो सकता है ना। तो और इसमें जो सेविंग की जाती हैं हर किसी से मेंबर से अलग अलग लिया जाता है, किसी से 20 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया तक लिया जाता है, उनकी अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ में जो इससे एक अमाउंट जमा होता है और उसका यूज़ ये लोग जो है बहुत सारी मदद करने में गरीबों की यूज़ में लाते हैं। तो और इससे जो है जिनके पास में भी बैंक की फैसिलिटी नहीं है या कोलेट्रल नहीं है, ऐसे लोग भी लोन ले पाते हैं। इस कारण यहाँ पे जो है जो ये इस प्रकार की जो SHGs हैं ये लोगों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें अवेलेबल करवाने के लिए, हाउसिंग मटेरियल अवेलेबल हो तो जो उनकी आवश्यकता का है, जैसे सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन, हैंडलूम, कैटल्स, ये सब वो परचेज़ कर सकें, इनके लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी के साथ साथ में एक प्लेटफॉर्म भी ये इन्हें प्रोवाइड करवाता है जो डिस्कस किया जाता है बहुत सारी जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सब पे बात करने के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अंदर जो इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही छोटा सा इंटरेस्ट लिया जाता है इस लोन पे और अरेंजमेंट किया जाता है लोन का SHGs के द्वारा। इसको माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन होता है। आपने एक नाम सुना होगा बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक। इस ग्रामीण बैंक का जो फाउंडर है वो है मिस्टर मोहम्मद यूनुस, और ये मिस्टर मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने इस बैंक को गांव के अंदर स्थापित किया और इसने बहुत ही अच्छा काम किया जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया 2006 के अंदर, इनके अपने इस प्रयासों की वजह से। आज के टाइम पे जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं वो बहुत ही बड़े रूप में काम कर रहे हैं और जो इनफॉर्मल लैंडर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे जो कोऑपरेटिव हाउसेज हैं इंडिया के अंदर वो भी अब SHGs को प्रमोट कर रहे हैं ताकि कि
जो लोगों की मदद की जा सके। तो ये आपका चैप्टर था, ये अभी समाप्त होता है। धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कर सकते हैं।